हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं भूगोल का चैप्टर 3, जिसका नाम है जल संसाधन का। हम लोग इस वीडियो में कारण बताएं, अति लघुतरीय और लघुतरीय इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कारण बताएं मैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर महासागरों में बहुत जल एकत्रित है, फिर भी अनेक देश जल संकट से है। क्यों क्यों है ऐसा, क्यों है? इसका कारण देखिए है, पृथ्वी पर महासागरों में बहुत जल एकत्रित है, फिर भी अनेक देश जल संकट से सरस्त्र। क्योंकि महासागरों का भाग ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका तथा हिमालय जैसे हिमशखरों एवं हिमनदों में बर्फ के रूप में है। जल के अधिकांश भाग बर्फ के रूप में रहने से अनेक देशों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये था पहला का उत्तर। अब चलिए दूसरा का उत्तर देखते हैं। दूसरा क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक एवं दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? इसका क्या कारण है? तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि खासी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे है कि यहाँ पे खासी नहीं, यहाँ पे कोसी कर लीजिएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ की भीषण सर्दी होती है। सभी जगह पानी का बहाव देखने को मिलता है। बिहार की जनता का हाल बेहाल हो जाता है। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। फसलों के खराब होने की वजह से कभी कभी अन्न की कमी हो जाती है। साथ ही दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी एक विनाशकारी मानी जाती है। यह नदी विनाशकारी बाढ़ लाने में सहायक है, जिससे जन जीवन को भारी नुकसान यानी कि भारी क्षति उठानी पड़ती है। साथ ही बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जो है कोसी नदी को जो है बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए अब अगला तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है कि जल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा जल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि जल के द्वारा ही मानवीय क्रियाकलाप और कृषि संभव है। इसके अभाव से मानव और जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ सकता है। जल से ही जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही जल ही से मानव अपने दैनिक जीवन के कार्य का संपादन करता है। साथ ही जल से ही फसलों की सिंचाई किया जाता है। ठीक है, ये था तीसरा का उत्तर। अब चलिए हम लोग देखते हैं अति लघुतरीय प्रश्न। अति लघुतरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि विश्व में उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत महासागरों में जमा है? तो 96.5% है। ठीक ना, यहाँ पे प्रतिशत कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली में 13वीं सदी में जल संग्रहण के लिए बने विशिष्ट तालाब का नाम क्या है? तो ये था हौज ए खास नाम था इसका, कर लीजिएगा दूसरा का उत्तर। तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में भूमिगत टंकियों में एकत्रित वर्षा जल का दूसरा स्थानीय नाम क्या है? तो टांका है। क्या है ना? टांका है, यहाँ पे हो जाएगा। अब चौथा देखिए क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में पानी की धारा बदलकर सिंचाई के लिए प्रवाहित करने वाली प्रणाली का नाम क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुल अथवा कुल है। गुल अथवा कुल है, ये हो जाएगा। पांचवा का क्वेश्चन देखिए कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी बांध। चलिए अब हम लोग देखते हैं अब लघुतरीय प्रश्न। तो पहला लघुतरीय प्रश्न क्या है कि जल किस प्रकार का दुर्लभ संसाधन है? तो इसका देखिए उत्तर यहाँ पे है कि पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है, नहीं, नीला ग्रह कहा जाता है। परंतु 96.5% जल 7 महासागरों में पाया जाता है, जो यातायात को छोड़कर उपयोगी नहीं है। सिर्फ यातायात यानी कि एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाने के लिए जिसमें जहाज चलता है, तो यातायात के लिए मात्र ये उपयोग है। बाकी जो है ऐसे बेकार है और इसका यूज हम कुछ में भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका जो देखिए है, इसका उत्तर आप लोग इसको लिखते चल जाइएगा क्योंकि यहाँ पे पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा, पहला का ये उत्तर हो गया यहाँ तक। दूसरा देखिए भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन है? तो बहुत सारे हैं, जैसे उसका उत्तर हो जाएगा वर्षा जल का सबसे प्रमुख स्रोत है। सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वर्षा हो जाएगा। ठीक है, वर्षा के जल का उपयोग कृषि कार्यों में किया जा सकता है। वर्षा जल का संचरण करके और उसका समुचित उपयोग करके जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। फिर देखिए नदियाँ हो गया, मुख्य स्रोत नदियाँ हो गया। फिर भूमिगत जल हो गया, ग्लेशियर हो गया। फिर झील, तालाब एवं अन्य ये सभी जो जलाशय है। फिर चापाकल हो गया, कुआं हो गया, ये सभी हो जाएगा। तो इसका उत्तर यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किस प्रकार लाभप्रद हैं, यह भी बताएं कि वे किस प्रकार हानिकारक है।
तो ये देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाभप्रद है। इसे निम्न विचार बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है जिससे वर्षा भाव के क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। जहाँ पे वर्षा का अभाव है वहाँ पे क्या किया जा सकता है, सिंचाई किया जा सकता है नहर के माध्यम से पानी ले जाकर। दूसरा क्या है कि जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जब अगर नहर में पानी जमा रहेगा तो वहाँ से हम जल से क्या कर सकते हैं, विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा है कि बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना। बाढ़ को भी हम रोक सकते हैं नहर बना के, और मिट्टी के कटाव को भी हम रोक पाएंगे। फिर अगला है क्या कि मछली पालन यातायात की सुविधा प्राप्त करना। फिर हम उसमें चाहें तो मछली भी पालन कर सकते हैं, यातायात की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला कि पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बनाना, ये सभी में हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए उत्तर आप लोग देखिए यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसका उत्तर देखिए तीसरा का उत्तर यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो तो टाइम लग जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं, उससे होने वाले लाभों का उल्लेख करें। इसका उत्तर हो जाएगा नदियों पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि नदी के जल समुचित उपयोग किया जा सके। नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है जिससे नदी का जल समुचित उपयोग हो सके, मतलब उसका शुद्ध उपयोग हो सके। ये नहीं कि अगर बांध नहीं बना हुआ तो पानी जिधर तिधर चला जाएगा, लेकिन अगर हम वहाँ पे बांध बना के अगर उसका उपयोग करेंगे, हमको मन रहेगा तब खोल, जब उपयोग करने का मतलब मन रहेगा तब हम उसको खोलेंगे। लेकिन अगर बांध बना हुआ ही नहीं है तो सब पानी जहाँ तहाँ चला जाएगा। तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा। चौथा का यह उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन बनी, उससे कौन दो राज्य अधिक लाभान्वित हुए। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। इस परियोजना से दो राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित हुए। इसका उत्तर देखिए ये हो गया पाँचवा का उत्तर। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह नदी पर है और यह किस नदी पे है, इससे किस क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिली थी। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह सतलज नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को लाभ मिला है। इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछा गया। ये था इसका उत्तर छठा का। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख करें। तो इसका देखिए उत्तर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये। चलिए अब आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जल संकट से आप क्या समझते हैं, भारत में पेयजल संकट के कारणों पर प्रकाश डालें। ये देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि स्वीडन के विशेषज्ञ फाल्कन मार्क्स के अनुसार प्रति व्यक्ति 1000 घन मीटर से कम जल की उपलब्धता जल संकट की स्थिति होती है। जल का यह संकट जल के अति उपयोग, दुरुपयोग एवं जल के असमान वितरण से उत्पन्न होता है। इस तरह से आप लोग इसको लिखते चलाइएगा यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए आप लोग के लिए देखिए क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे चैनल पे सभी चीज़ का अपलोड है, सभी क्वेश्चन आंसर अपलोड है, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर अपलोड है। तो ये आप लोग के लिए करते हैं, तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ कीजिए। तो आप लोग को करना क्या कि अभी तक चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जो देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि और क्या चीज़ पे चाहिए आप लोग को वीडियो, और ये भी बताइएगा कि हाँ जो इस तरह से जो हम बोल देते हैं कि नहीं लिख लीजिएगा, तो आप लोग क्या चाहते हैं हम समझाते चले। अगर बोलिएगा समझाते चलें तो समझाते चलेंगे, क्योंकि अगर समझाएंगे तो ये जो वीडियो जो अभी हम जो इसमें कारण बताएं, अति लघुतरीय लघुतरीय जो तीनों बता रहे हैं, इसमें अगर समझाएंगे तो कम से कम 40 से 45 मिनट लग जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इसका आंसर बता देंगे तो देखिए अभी कितना होगा समय, 9 मिनट हुआ, यानी 12 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग के समय बचाने के लिए भी क्या करते हैं, ये शॉर्ट वीडियो बना देते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमको। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिमालय की नदियों में सदा जल मिलता है, पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों ऋतु विशेष में ही जल पूरित रहती है, क्यों। इसका देखिए उत्तर यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा इसका उत्तर। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन में जल का क्या महत्व है। तो ये तो देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति पहले जल में ही हुई है
और बाद में जल स्थल पर पहुँची। पहले तो जीवन का उत्पत्ति कहाँ हुआ, जल में कीड़े मकोड़े के रूप में हुआ, फिर जो है वो जल से यहाँ पर स्थल यानी जमीन पे पहुँचा। जल है तो जीवन है, फसलों जीव जंतु का अस्तित्व जल पर है। कल कारखानों औद्योगिक नगरों मानव बस्तियों में जल की आपूर्ति आवश्यक है। इस तरह से आप लोग इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये यहाँ तक। चलिए अब लास्ट नंबर की क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर की क्वेश्चन कि बताए कि जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन। इसका उत्तर हो जाएगा जल का नवीकरणीय और पूर्ण भ्रमण जलीय चक्र द्वारा होता है रहता है। संपूर्ण जल नवीकरणीय योग्य है और जल चक्र में गतिशील रहता है, इसलिए नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। इसका देखिए यहाँ तक लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक हो गया, तो ये 11 का उत्तर हो गया है, ठीक ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर से बोल रहे हैं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।